तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिस्टम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और सिस्टम में जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हमको ऐड करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 39th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है नीट 2016 का फेज 2 वाले पेपर में से। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, एलसीआर सर्किट वगैरह, और यहाँ पर आपको पीछे क्वेश्चन दिख रहा है 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ये आपके पास में है भैया एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह, आपके पास में हाइब्रिडेशन वगैरह, मतलब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में, बॉन्ड नहीं सॉरी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड, हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आपके पास में है, ये हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नीट 2016 फेज 2 के क्वेश्चंस हैं। देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। एक हमारे पास में रेजिस्टेंस, एक है कैपेसिटेंस, एक है इंडक्टेंस, और तीनों के अक्रॉस हमारे पास में क्या है 80, 40 और 100 हमारे पास में रिस्पेक्टिवली इन एन एलसीआर सर्किट। तो किस तरीके से होता है हमारे पास हमको निकालना है यहाँ पर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, बेसिकली पावर फैक्टर हमारे पास में होता है cos फाई। ठीक है, अब ये फाई क्या होता है, अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो देख लो कैसे होता है। ये इस तरीके से मान लो आपका इस तरीके से है, इधर मान लो आपका रेजिस्टेंस वाला है, एक ऊपर मान लो आपका इंडक्टर वाला है, एक नीचे मान लो आपका कैपेसिटेंस वाला है। तो आपके पास में क्या होता है, ऊपर माइनस नीचे जो भी आता है, मान लो यहाँ पर हमारे पास में इंडक्टर के लिए कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो ऊपर हमारे पास में 100 है, और हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए कितना 40 दिया हुआ है, तो नीचे हमारे पास में 40 है, तो 100 माइनस 40 कितना होता है 60 होता है। तो ये हमारे पास में 60 हो जाएगा रिजल्टेंट 100 माइनस 40 का। तो इधर हमारे पास में आर में कितना है, आर में हमारे पास में कितना भैया 80 है, तो ये हमारे पास में 80 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में इधर 80 हुआ, इधर हमारे पास में 60 हुआ। तो 80 और 60 का रिजल्टेंट क्या होता है, एक यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगा, और 80 और 60 का रिजल्टेंट निकालोगे तो रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर आता है 64 प्लस 6 स्क्वायर आता है 36। तो ये निकल के आएगा आपके पास में 100 के बराबर, है ना। ये हमारे पास में आएगा 64 का टर्म 36 का टर्म, है ना। 80 का स्क्वायर 6400, 60 का स्क्वायर 3600, तो ये आपके पास में आएगा, रूट करोगे 100 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आपके पास में एंगल बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, और इसका कॉस हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर कॉस फाई। ठीक है, सॉरी ये 100 नहीं है आपका, ये 100 है ना। बेस स्क्वायर प्लस पर ये 60 है तो ये भी 60 है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है 100 है। अब यहाँ पे cos थीटा क्या होता है, cos फाई निकाल लो आप। cos फाई इक्वल क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 80, हाइपोटेन्यूज कितना 100, तो ये हो गया आपके पास में 0.8। तो आपके पास में आंसर क्या हो गया 0.8। बस इतना ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, रिजल्टेंट देखो, हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज देखो, एंगल देखो, और उसका cos थीटा निकाल लो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप चाहो तो tan फाई भी निकाल सकते हो, बट यहां पर आपको पावर फैक्टर पूछा है, एंगल नहीं पूछा है, तो पावर फैक्टर इज cos फाई ओनली। अगर आपको सिर्फ एंगल निकालना पड़ता तो और सिंपल है, आप tan थीटा कर लेते। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 60, बेस आपका 80, 3/4 आपका आ जाता, वहां से आपका 5 आ जाता, tan इनवर्स 3/4। लेकिन यहां पर आपको cos फाई निकालना है, तो आपको फिर इस तरीके से ही करना पड़ेगा, या फिर आप कैसे भी कर लो। अगर आपने मैथ्स पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, मैथ्स में अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ रखी है, तो आप फिर उस तरीके से ट्रायंगल वगैरह बना के कन्वर्ट कर सकते हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इस तरीके से आप हाइपोटेन्यूज निकालो पहले, और फिर cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज आप कर लेना। ठीक, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है कि आपके पास में हाइब्रिडेशन आपको निकालना है नाइट्रोजन का, सेंट्रल एटम आपके पास में नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो तरीका क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में होता है स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिडेशन नंबर इक्वल टू स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिडेशन नंबर इज इक्वल टू हाफ इनटू, सबसे पहले हम क्या करेंगे NO2 प्लस के लिए निकालते हैं। तो NO2 प्लस के लिए हमारे पास क्या होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 है, तो 5 प्लस क्या करना होता है हमको, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच। यहां पर NO2 प्लस में कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है नाइट्रोजन के साथ में, वो हमको यहां पर क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। यहां पर हमारे पास में ऑक्सीजन अटैच है, और ऑक्सीजन हमारे पास में मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, सिस्टम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और सिस्टम में जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हमको ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो हम क्या करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 5 - 1 4/2 मतलब कि होता है आपके पास में 2। ठीक है ना। फिर देखो आप NO3 माइनस के लिए देखो तो स्टेरिक नंबर या फिर हाइड्रोजन नंबर NO3 माइनस के लिए क्या आएगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल एटम वापस से वही आपके पास में 5 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच यहाँ पर 0 है, वापस से ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन आपके पास में डाइवैलेंट है, फिर आपके पास में क्या है नेगेटिव चार्ज है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, +1 आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 6/2 मतलब कि आपके पास में आएगा 6/2 मतलब कि आपके पास में आएगा 3।
ठीक है। और NH4+ के लिए कर लो आप लोग स्टेरिक नंबर चाहे हाइड्रोजन नंबर आप कर लो, तो 1/2 × 5 एज इट इज निकल के आएगा। यहां पर आपके पास में क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम, तो 4 मोनोवैलेंट एटम है तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, +4 प्लस चार्ज है तो -1 करना पड़ेगा, और आपके पास में क्या हो जाएगा 5 + 4 9 - 1 8/4 आपके पास में निकल के आता है। 8/2 है, सॉरी 5 9 - 4/2 यहाँ पास 4 आता है, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 के लिए आपका sp, 3 के लिए sp2 और 4 के लिए sp3, तो sp sp2 sp3 आपके उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा यार, 1/2 × नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, तो ऑक्सीजन है तो 0, हाइड्रोजन है तो 1, मोनोवैलेंट एटम्स समझो जिसका वैलेंसी आपका 1 है वो अटैच है तो उसको आप फिर यहां पर ऐड करो, जहां पर हमने 4 ऐड किया, नहीं है तो फिर 0 कर दो। सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप माइनस कर दो, सिस्टम में अगर नेगेटिव चार्ज को आप प्लस कर दो, और फिर सॉल्व कर लो, आपका स्टेरिक नंबर आएगा, उसके अकॉर्डिंग 2 होता है तो sp होता है, 3 होता है sp3, हमको पता है, ठीक है ना, 4 होता है तो sp3 होता है। इस तरीके से हमारा काम बन के आ जाएगा, हाइब्रिडेशन हमको पता चल जाएगी, ठीक है ना। ये सिर्फ ऐसे केसेस में होता है, हर केसेस में नहीं होता है, ये हमको पता है इस केसेस में होएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास में और भी तरीके होते हैं निकालने के स्ट्रक्चर वगैरह से, ठीक है, वो सब भी आप लोग ध्यान रखना। यहां पर क्या बोल रहा है आपके उसमें लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। n = 3 मतलब क्या होता है, n = 3 मतलब होता है हमारे पास में n = 3 मतलब होता है n = 3, और l = 1 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है हमारे पास में p, है ना। अगर हमारे पास में l = 0, देखो SPDF होता है ना हमारे पास में SPDF, तो S मतलब होता है 0, P मतलब होता है 1, D मतलब 2, F मतलब 3, इस तरीके से। तो हमारे पास में क्या है, L का वैल्यू 1 है ना, तो 1 करस्पॉन्ड किसको करता है, P को करता है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 3p ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं 3p ऑर्बिटल, हमको पता है कि S ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है, P ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है, D ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है, F ऑर्बिटल में 7 होते हैं, मतलब इस तरीके से आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर 2 आते हैं, यहाँ पर आपके पास में इस तरीके से आपके पास में 6 आते हैं, यहाँ आपके पास में क्या होता है 10 आ जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगता है। तो आप क्या करते हो, 3p ऑर्बिटल देखते हो, आप देखते हो हाँ p ऑर्बिटल तो ये है, ये ऐसे ये d है, तो 6 होएगा, तो आप करेक्ट आंसर को 6 मार्क करके आ जाते हो, तो आपका गलत हो जाता है आंसर। और फिर आप बाद में क्या करते हो, सोचते हो कि यार ये कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि आपको यहाँ पर बोल रहा है कि ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल तो एक ही हुआ ना, ये बात अलग है कि p में 3 ऑर्बिटल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑर्बिटल में तो एक ही हुआ ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना आपके पास में, तो ये गलत आंसर है, 2 आपका सही आंसर है, समझने का ट्राई करो। आपको ये नहीं बोल रहा है कि टोटल नंबर कितने आएंगे आपके पास में p के अंदर में सारे ऑर्बिटल मिला के ना, आपको बोल रहा है कि ऑर्बिटल में 3p ऑर्बिटल, ये भी 3p ऑर्बिटल है, ये भी 3p ऑर्बिटल है, ये भी 3p ऑर्बिटल है, आपको बोल रहा है कि 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो 2 ही होएगा ना आंसर, क्योंकि एक किसी भी ऑर्बिटल में आपका 2 हो सकता है, इसमें भी आपका 2 हो सकता है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब ये बात अलग है कि इसमें टोटल 3 होते हैं, तो 3 × 2 वो टोटल नंबर 6 बन जाता है, बट यहां पर क्या है, कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1 विल बी इक्वल टू हमारा 2 ही होएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल हमारे पास में ये है, ये पूरा ऑर्बिटल नहीं है, ये एक इंडिविजुअल ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल मिलकर ये चीज बना हुआ है। तो ये आप क्या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।